नमस्कार साथियों। एक बार फिर से मैं पंकज स्वामी की कहानी पारसी धर्मशाला के तीसरे एपिसोड के साथ आपके सामने हूं। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि मीनू श्राफ सरकार के जियो पारसी अभियान को लेके बहुत ज़्यादा उद्वेलित है। वह कई लोगों से मिलता है और उस पर चर्चा करता है। पिछली बार वो केयरमान बाटलीवाला से मिला था और अब वो फारूक होमजी से मिलने जा रहा है और आगे की कहानी अपने आप में क्या बयां करने जा रही है आप सुने। मीनू ने सोचा कि उसे फारूक होमजी से मिलकर इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। केयरमान बाटलीवाला के घर से वह फारूक होमजी से मिलने उसके घर तेजी से साइकिल चलाते हुए निकल पड़ा। फारूक होमजी घर के बाहर कार साफ करते हुए मिल गया। इससे पहले मीनू कभी भी उसके घर नहीं गया था। फारूक होमजी उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि आज मीनू श्राफ को ऐसा क्या काम आ गया जो उससे मिलने घर तक पहुंचाया। मीनू ने व्यग्रता से कहा कि उसे जरूरी बात करनी है, इसलिए वह उसके घर चला आया। फारूक ने अपने बरमूडा से सिगरेट निकालकर सुलगाना शुरू कर दी और एक लंबा कश लेकर मीनू की ओर प्रश्नचिन्ह निगाहों से देखा। मीनू ने उसे जियो पारसी के विज्ञापन के संबंध में बताते हुए पूछा कि क्या वह भी इस मसले पर नाराज है। फारूक ने फिर सिगरेट का कश लिया और उसकी बात सुनने लगा। मीनू सोच रहा था कि फारूक होमजी सिर्फ सुनेगा ही या कुछ बोलेगा भी। कुछ क्षणों के पश्चात फारूक ने कहा, भाई मीनू, मेरे विचार में बच्चों को इस तरह से पैदा करने के बजाय इस मसले को हल करने के कई तरीके हो सकते हैं। कुछ क्षणों के पश्चात फारूक ने कहा, वही बात कि कई तरीके हो सकते हैं, उसको दोहराया उसने। और पारसी माँ और गैर पारसी पिता के हजारों ऐसे बच्चे हैं जो कानूनी तौर से पारसी नहीं स्वीकार किए जाते और जिन्हें पारसी समुदाय नहीं मानता। तो अगर हम इन बच्चों को कानूनी और सामाजिक तौर पर पारसी समुदाय में शामिल करना शुरू कर दें तो पारसियों की आबादी हजारों की संख्या में बढ़ जाएगी। मुझे तो जियो पारसी के विज्ञापन पर भी ऐतराज है। इन विज्ञापनों को मुंबई की मेडिसन कंपनी ने बनाया है, जिसके कर्ता धर्ता इश्तिहार की दुनिया की जानी मानी हस्ती सैम बालसारा हैं, जो खुद भी एक पारसी हैं। ये योजना केवल एक समय की बर्बादी है। इससे अब तक कोई खास आबादी बढ़ने वाली नहीं। मीनू फारूक होमजी के घर से वापस डिलाइट टाकी जाकर पहलवान की दुकान में बैठ गया। दुकान के एक कोने में बैठकर वह केयरमान बाटलीवाला और फारूक होमजी से मिली जानकारी को लेकर सोचने लगा। वह सोचने लगा कि उसका बचपन जराथुस्त्रियन धर्म, जोरोस्ट्रियन धर्म और 8वीं सदी में सताए गए जोरोस्ट्रियंस के भारतीय समुद्री तट पर पहुंचने की कहानी पढ़ते हुए बीता। जराथुस्त्रियन धर्म, जोरोस्ट्रियन रिलीजन और संस्कृति को संरक्षित करने की जगह जियो पारसी अभियान का मकसद एक नृजातीय समुदाय की रक्षा करना है, जो खुद को एक अलग ही नीले रक्त वाली नस्ल मानता है, जिसकी शुद्धता पारसियों के अपने समुदाय के बाहर शादी करने से नष्ट हो जाएगी। समुदाय के भीतर पारसी पिता और गैर पारसी माता से जन्मे बच्चे को तो स्वीकार कर लिया जाता है, मगर पारसी माँ और गैर पारसी पिता से जन्मे बच्चे को स्वीकार नहीं किया जाता। यह पितृसत्ता पुरातन पंथ और धार्मिक कट्टरता का लजीज कॉकटेल है। पहले वाले के बच्चों को नवजोत संस्कार करने दिया जाता है, मगर बाद वाले को इसकी इजाजत नहीं होती, जो इस धर्म में शामिल होने का पर्व है। जियो पारसी अभियान के तहत मेडिकल सहायता से सैकड़ों बच्चों का जन्म हो रहा है। वास्तव में इससे समुदाय बचने नहीं जा रहा है। इस समय पारसियों को किसी और से नहीं, खुद उनसे ही बचाने की जरूरत है। निश्चित तौर पर भारत में महज 57,000 के करीब आबादी वाला पारसी समुदाय किसी दूसरे नस्ल के लिए कोई खतरा नहीं है। हम तो बस एक तरह से खुद को ही विलुप्ति की ओर धकेल रहे हैं। मीनू के लिए समझना मुश्किल हो रहा था कि आखिर कैसे नस्लवाद, पितृसत्ता और तर्कों की गैर हाजिरी को उतना ही सम्मान दिया जा सकता है जितना इन प्रवृत्तियों के विरोध को।
वह सोचने लगा कि यह समय है जब शेष भारत पारसियों को पक्षियों की विदेशी और दुर्लभ प्रजाति की तरह देखना बंद करे और उन्हें भी उसी तरह से परीक्षण की कसौटी पर कसे जिस तरह से दूसरे समुदायों के साथ किया जाता है। भारत सरकार 10 करोड़ रुपए के जियो पारसी अभियान को समर्थन दे रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि एक गरीब और क्षमता से ज्यादा जनसंख्या वाला देश एक अमीर और शिक्षित समुदाय को ज्यादा बच्चे पैदा करने में मदद करने के लिए 100 मिलियन रुपए खर्च कर रहा है। इस पैसे का कहीं अच्छा इस्तेमाल देश के दूरस्थ गांवों जंगलों में मर रही आदिवासी संस्कृतियों की रक्षा के लिए हो सकता है। यह अभियान सफलता साफ तौर पर कहता है कि पारसियों को 2 या ज्यादा बच्चे पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी शेष भारत के लिए नारा हम 2 हमारे 2 है और पारसियों के लिए हम 2 और हमारे 2 या 2 से ज्यादा है। एक बड़ी बुजुर्ग होती आबादी वाले समुदाय को फर्टिलिटी ट्रीटमेंट देने की जगह गोद लेने को प्रोत्साहन देना चाहिए। क्या पारसी नस्ल से बाहर वाले गैर नील रक्तीय बच्चों को जोरास्ट्रियम पंथ में दीक्षित करने को समुदाय की रक्षा करना नहीं माना जाएगा? उसे लगा कि बच्चों को गोद लेना अच्छा विचार साबित हो सकता है। मीनू, क्या आज खाना खाने नहीं जाओगे? आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। कपड़े प्रेस करने वाले पहलवान ने मीनू को झिझोड़ते हुए कहा। मीनू ने उससे कहा कि उसे सुबह से अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए वो रात का खाना नहीं खाएगा। वह वहां से धीरे से उठा और साइकिल उठाकर पारसी धर्मशाला की ओर चल पड़ा। धर्मशाला पहुंचते ही उसे आंटी सायरा दारूवाला ने याद दिलाया कि खुर्दाद साल पारसियों का त्योहार आ रहा है, इसके सभी आयोजन धर्मशाला में होंगे। उसने मीनू से कहा कि वो फ्रेश होकर आए तो फिर कार्यक्रम की तैयारी पर बात होगी। मीनू का मूड सुबह से ठीक नहीं था, इसलिए उसने सायरा से कहा कि क्या बात करनी है, सिर्फ 40 लोगों का इंतजाम तो करना है। हर साल लोग कम होते जा रहे हैं। पिछली बार 44 थे, आरजू आंटी नहीं और दिनाज की फैमिली मुंबई चली गई। पता नहीं अगले साल 40 में से कितने बचेंगे। मीनू की बात सुनकर सायरा गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उसको पुचकारते हुए बोली, मीनू काय को अशुभ बात कर रहे हो? तुमको तो पहले ऐसा कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारे भरोसे ही रह रही हूं इस धर्मशाला में। तू यहां नहीं होता तो कब के फरजाद के साथ उसके घर चली जाती। मीनू को भी महसूस हुआ कि वह आज क्यों निराशावादी होता जा रहा है। वह तुरंत मुस्कुराकर सायरा से कहा, आंटी 87 वर्ष की उम्र में तुम्हारी यही स्पिरिट तो मुझमें जोश भर देती है। बस फट से गया और फट से हाथ मुंह धोकर आ जाता हूं। खुर्दाद साल के आयोजन स्थल पारसी धर्मशाला में शहर का पूरा पारसी समुदाय उत्साह से पहुंचा। सायरा और मीनू ने पारसी व्यंजन धन साग, पातरानी, मच्छी और मावा केक की विशेष व्यवस्था की थी। सभी ने इस आयोजन का खूब आनंद उठाया। खाने पीने के बाद समुदाय के अध्यक्ष डोराब वजान ने सभी को शांत करते हुए कहा कि उनको सभी से कुछ जरूरी बातें करनी हैं। डोराब धीरे धीरे बोलने लगे, हम पारसी लोग शहर में आज संख्या में इतने कम हैं और दूसरे संप्रदाय के सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनकी संख्या हमसे अधिक है। हमारी संख्या कम होने से राजनीतिक दल भी हमें तवज्जो नहीं देते। पेंटी नाका प्रकरण में आप सभी लोग देख चुके हैं कि किस तरह उसे भारत माता चौक के रूप में बदल दिया गया और हम लोग कुछ नहीं कर पाए और एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारी नहीं सुनता। सड़क पर भी हम लोग उतर नहीं पाएंगे। हम लोगों में पुरुषों की संख्या कम है और महिलाएं ज्यादा हैं। मैं यह सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि मुझे जानकारी मिली है कि कुछ जमीन माफिया की नजर हमारी 100 वर्ष पुरानी पारसी धर्मशाला पर है। वे लोग ताक में हैं कि कब इसे हड़प लिया जाए। शहर के पौष इलाके में होने से हमारी पारसी धर्मशाला की जमीन की कीमत करोड़ों रुपए है। आप लोगों को जानकारी नहीं होगी कि धर्मशाला कितने इलाके में फैली हुई है। मीनू, तुम बता सकते हो? मीनू कुछ देर तक शांत रहा। वह धीरे से बोला, वजान साहब, धर्मशाला का एरिया 45,000 स्क्वायर फुट है
आप सही कह रहे हैं कि जमीन माफिया की नज़र हमारी पारसी धर्मशाला पर है, परंतु हम लोग जब तक जिंदा हैं किसी को यहाँ हाथ नहीं लगाने देंगे। मैं कई बार देख चुका हूँ कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिन में और कई बार रात में भी धर्मशाला के सामने खड़े दिखते हैं। हमें इस संबंध में कलेक्टर व एसपी से एक बार मिलकर